गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे बेटा जी 10th फिजिक्स की। जब हम बात कर रहे थे तो कल हम बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में। काय के संबंध में बात कर रहे थे बेटा जी? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। जब अपवर्तन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि जब प्रकाशित किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है और प्रकाश की यही घटना तो क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे ही हमने अपवर्तन की बात की तो अपवर्तन के बाद में अपवर्तन के बेटा जी दो नियम भी होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, अपवर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तीनों क्या होते हैं बेटा जी? एक ही तल में होते हैं। उसके बाद में हमने दूसरा नियम पढ़ा था और दूसरे नियम को मैंने बोला था इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। काय का नियम कहते हैं बच्चा? स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण कौन सा होता है? अविलंब के साथ आपतित किरण जो बनाती है वही एंगल कौन सा होता है? आपतन कोण होता है। तो कहता है कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव क्या होता है बेटा जी? एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक होता है। और हमने लिखा था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है 1n2। मैंने कहा था दूसरे पदार्थ का अपवर्तनांक पहले पदार्थ के सापेक्ष। क्लियर है? इसको मैं ये भी कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं n2 अपॉन n1। क्या बोल सकता हूं बेटा जी? n2 अपॉन n1 भी बोल सकता हूं। तो यहां तक कल हम लोगों ने बात कर ली थी। क्लियर है कि नहीं यहां तक? चलिए, आज हम बात करते हैं कि जब हम अपवर्तन की घटना के बारे में बात कर रहे होंगे, स्नेल के नियम को जब हम क्लियर कर रहे होंगे तो स्नेल के नियम को क्लियर करने के बाद में हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रकाशित किरण किस माध्यम से आने पर अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। तो मैंने बताया भी था कि जब प्रकाशित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर की ओर। इसको मैं आपको डिराइव करके, क्योंकि बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आपको प्रत्यक्ष भी दिए देती है। देखिए यहां से मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं एक टॉपिक ले रहा हूं मैं यहां से। क्या ले रहा हूं बेटा? अपवर्तन के लिए। काय के लिए? अपवर्तन के लिए, के लिए। और इसको बोलूंगा फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के लिए क्या परिघटना होने वाली है उस बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो केस फर्स्ट हो जाएगा इसमें। केस फर्स्ट क्या आएगा बेटा अपने पास? केस फर्स्ट आएगा अपने पास कि यदि, केस फर्स्ट है बेटा जी, केस फर्स्ट है यदि यदि प्रकाशित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो, या फिर क्या विरल से सघन में प्रवेश कर रही हो, दो ही कंडीशन तो बन सकती है। तो मैं कह रहा हूं यदि प्रकाशित किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो, प्रवेश
कर रही हो, कर रही हो। कैसी हो बेटा जी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो। और विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यहां से मैं कह सकता हूं कि N2 बड़ा होगा बेटा जी N1 से। भाई N1 कौन सा होगा? पहला माध्यम। N2 कौन सा होगा? दूसरा माध्यम। तो विरल कौन सा हो गया? N1। सघन कौन सा हो गया? N2। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि N2 कैसे बड़ा हो गया बेटा जी? N1 से अगर बड़ा हो। अब देखिए क्या कंडीशन बन के आएगी। अब आप लोगों ने कौन सा नियम पढ़ लिया जी? स्नेल का नियम पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बेटा? स्नेल का नियम। और वहां से वो कह रहा है कि अगर ये N2 जो है, जो N2 है वो N1 से बड़ा हो, तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं बेटा इसको? मैं इसको कह सकता हूं कि N2 अपॉन N1 इज ग्रेटर देन 1। भाई मैं N1 को इधर लेके आऊंगा तो बट्टे में पहुंचेगा कि नहीं? तो N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब आप लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा था, और स्नेल का नियम क्या पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर बराबर होता है बेटा N2 अपॉन N1 की। क्या होता है? N2 अपॉन N1 के बराबर होता है। और N2 अपॉन N1 तो एक से बड़ा है, तो यहां से क्या आएगा सर जी? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा जी? 1 हो जाएगा। एक से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब ये कंडीशन निकल के आई तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यदि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों छोटे हो, दोनों छोटे हो, तो त्रिकोणमितीय फलनों को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि आई अपॉन आर इज ग्रेटर देन 1। देन यहां से आई निकल के आएगा ग्रेटर देन आर। आई क्या हो जाएगा बेटा जी? आर से बड़ा हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? आर से बड़ा हो जाएगा। मतलब समझ लो, आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगा? बड़ा। जब आपतन कोण ज्यादा होगा, अपवर्तन कोण ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? प्रकाशित किरण अविलंब की ओर झुक रही है। क्या हो रहा है बेटा? अतः अतः मैं क्या कह सकता हूं? अतः क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा जी? यहां से कंडीशन आ जाएगी अतः, अतः चूंकि चूंकि प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक अतः चूंकि अप आपतन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण से, आपतन कोण अपवर्तन कोण से, अपवर्तन कोण से, कोण से बड़ा है। कैसा है बेटा जी? बड़ा है। अतः अतः क्या हो जाएगा? प्रकाशिक किरण अविलंब की ओर झुकेगी। अतः प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक किरण अभिलंब की, अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी, ओर झुकेगी। अभिलंब की क्या हो रहा होगा बेटा? ओर झुक रही होगी। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। जब इतनी सी बात क्लियर है तो केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड हम लोगों से कहता है, क्या कहता है बेटा? कि यदि यदि कंडीशन क्या हो जाए बेटा? यदि किरण या प्रकाशिक किरण क्या हो जाएगी? प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से, अब की बार कहां से कर रहे हैं बेटा? सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, माध्यम में प्रवेश कर रही हो, प्रवेश कर रही हो, रही हो। अब की बार क्या हो रहा बेटा? कि जो प्रकाशिक किरण है वो कहां से? सघन से विरल में जा रही है। पहले क्या हुआ था? वायु से जल में गई, या जल से कांच में गई, या कांच से हीरे में गई, तो विरल से सघन में जा रही थी।
अब की बार क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। मान लो हीरे से कहां पर गई, कांच में, या फिर कांच से जल में, या फिर जल से वायु में। तो सघन से अगर विरल में जाएगी तो इसका कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन ये आएगी सर जी कि जो N2 है वो लेस देन होगा N1 के। भाई जो N2 है वो N1 से क्या होगा, यानी N2 N2 क्या हो जाएगा बेटा जी, N2 लेस देन N1, यानी कि जो दूसरा माध्यम है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और पहला माध्यम कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब माध्यम इस प्रकार से होंगे तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता, क्या कह सकता हूं जी, मैं कह सकता हूं कि N2 अपॉन N1 इज लेस देन 1। जैसे ये चीज हमने देखी तो हम जानते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है जी, क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाए बेटा, बराबर होता है N2 अपॉन N1 के। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि आई अपॉन आर, भाई ये काय के बराबर है, एक से छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। देन आई इज इक्वल टू, या आई इज लेस देन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा बेटा जी, लेस देन आर हो जाएगा। होगा कि नहीं, जैसे ही ये हुआ तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि सर जी आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा है, आपतन कोण अपवर्तन से छोटा है। जब कंडीशन ऐसी है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सर जी क्योंकि, क्या कह दूंगा बेटा मैं, क्योंकि आपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण अपवर्तन कोण से अपवर्तन कोण से छोटा है, छोटा है। अतः क्या हो जाएगा, प्रकाशिक किरण अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है बेटा जी। तो ये मैंने बोला था ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो मैंने आपको क्या दे दिया, प्रत्यक्ष दे दिया। इससे ये पता चल रहा है कि जब प्रकाशिक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की क्या होगी बेटा, अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा, क्लियर है। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ नोट में एक दो पॉइंट लिखाता हूं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन से स्पेशल नोट है वो, देखिए मैं करा रहा हूं आपको नोट, और ध्यान रखने है बेटा जी, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में भी यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। क्या होगा, देखो जब कोई प्रकाशिक किरण माध्यम चेंज करती है, क्या बेटा जी, जब कोई प्रकाशिक किरण माध्यम चेंज करती है तो माध्यम चेंज करते समय पे प्रकाश का क्या क्या बदलता है और क्या क्या नहीं बदलता है। तो अगर मैं बात करूं यहां से चाल की बात कर लू, क्या की बात कर लू बेटा, चाल की, तो सीधी सी बात है माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या बदल जाती है, चाल बदल जाती है। और क्या बदल जाती है सर जी, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है। कौन सी, तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेव लेंथ भी बदल जाती है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती।
आवृत्ति बेटा जी कभी भी नहीं बदलती है। तो क्या बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी सर जी, चाल बदल जाएगी और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, परंतु आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी। क्लियर। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि जितना विरल माध्यम होगा, जितना माध्यम बेटा जी कैसा होगा, विरल होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। माध्यम विरल, चाल ज्यादा, माध्यम सघन, चाल कम। जितना विरल उतनी चाल ज्यादा, जितना सघन उतनी चाल कम। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती ऐसी होती है बेटा जी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यही दो पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में भी आते हैं। तो मैं पहला लिखूंगा, मैं कहूंगा अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, घटना में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है चली गई दूरी। चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। तथा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, और इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। मैं कह रहा हूं घटना में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती हैं, बदल जाती हैं, बदल जाती हैं, परंतु क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। परंतु आवृत्ति, और आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर जी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। क्लियर है बेटा जी, यहां तक कोई डाउट। चलिए अगले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। नोट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो नोट नंबर सेकंड में मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बच्चा, मैं यहां से कह सकता हूं, देखिए नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड हम लोगों से कहता है कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, होती है। कैसी होती है जी, माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती बेटा जी होती है। तो यहां से मैं कहूंगा कि अगर माध्यम सघन होगा तो चाल कम होगी, और माध्यम विरल होगा तो चाल अधिक होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं बेटा जी, यहां से मैं कह सकता हूं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N होती है। तो यहां से अगर मैं कहूं सर जी, मैं कहूं V1 अपॉन V2 बराबर क्या निकल के आएगा, ये आएगा सर जी N2 अपॉन N1। क्या आएगा, N2 अपॉन N1। अच्छा मैं अगर यहां से कहूं, मैं यहां से क्या कह दूं बेटा जी, मैं यहां से कह दूं, या फिर इसको ऐसे ही रखें भाई, पहला माध्यम में वायु ले लेता हूं, इसको बोल दूं 1 अपॉन N। अच्छा एक बात, एक काम करूंगा यहां से,
मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं यहां से काम कर लूं, क्या कर लूं बेटा जी, मुझे अगर मैं कहूं यदि यदि V2 बराबर CU, और C को आप सभी जानते हैं, ये क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग होता है। निर्वात या वायु में क्या होता है बेटा जी, प्रकाश का वेग होता है, और इसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां से अगर मैं कहूंगा, इसकी जगह पे अगर मैं रखूं, तो मैं कह दूंगा V/C बराबर हो जाएगा 1/n। भाई V क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, C क्या होगा, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और N क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहां से अगर आपसे कोई कह दे कि माध्यम में प्रकाश की चाल, तो C उधर जाएगा तो कितना आएगा, C/n आएगा। क्या आएगा बेटा जी, C/n आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा जी, क्वेश्चन पूछ ले, मान लो यहां से क्वेश्चन पूछ ले, और पूछ सकता है। देखिए जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं कि मैं आपसे क्या बोल दूं बेटा जी, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, जबकि देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला निकल क्या है, जबकि जल का अपवर्तनांक, 1.33 या 4/3 है। कितना है बेटा, 1.33 या 4/3 है। ऐसा क्वेश्चन दे दी तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं कहूंगा मुझे निकालना है V, और V बराबर होता है C/n, होता है कि नहीं बेटा, V बराबर कितना होता है, C/n होता है। तो यहां से अगर मैं कहूं V बराबर, क्या कह दूं बेटा, V बराबर C कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ डिवाइडेड बाई n कितना है अपने पास, n है सर जी 4/3, 4/में क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। आपने कहा सर तीसरी संख्या है 3, ऊपर पहुंचेगी कितना आएगा, 9 गुणा 10⁸, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। तो यहां से अगर मैं कहूंगा V कितना आएगा, तो 4 का भाग 9 में दो, 4 दूनी 8 और 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 10, 1 बचा तो पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना आएगा, 4 दूनी 8, कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे कितना हो गया 20। अब 4 का 20 में देंगे तो 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात कितना 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, आंसर हो जाएगा। यानी आपसे माध्यम का अपवर्तनांक दे दे, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर आपको ज्ञात करनी हो तो आप कहां से ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से। और यहां से बोर्ड में एक नई क्वेश्चन आई गई है, क्लियर है, आई बात समझ में, करिए एक बार नोट। हो गया बेटा जी, क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो क्या हो गया बेटा जी, अभी हम काय की बात कर रहे हैं, अभी हम स्नेल के नियम पे बात चर्चाएं कर रहे हैं, और मैंने बताया भी था स्नेल का नियम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। स्नेल का नियम क्या होता है बेटा जी, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक नोट और लिखा देता हूं मैं आप लोगों को। नोट क्या, आप ध्यान रखें कि अगर आपको माध्यम दे रखा है
तो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनके अपवर्तनांक हम लोगों को पता होने ही होने चाहिए। जिनके अपवर्तनांक क्या होने चाहिए बेटा, हम लोगों को पता होने ही होने चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो मैं कह रहा हूं, मैं अगला पॉइंट क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जी कुछ विशेष, अगला पॉइंट है अपना कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के अपवर्तनांक, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के अपवर्तनांक, और ये आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए। किस किस की याद होनी चाहिए? सर वायु का पता होना चाहिए, सर निर्वात का पता होना चाहिए, और काय का पता होना चाहिए, हमें जल का पता होना चाहिए, कांच का पता होना चाहिए, हीरे का। ये 4-5 ऐसे पदार्थ हैं, इनके अपवर्तनांक हम लोगों को ज्ञात होने ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं कह दूं निर्वात का अपवर्तनांक। क्या बोल दूं बेटा जी? निर्वात। मैं यहां से कह दूं निर्वात, और जितना निर्वात का होता है उतना ही काय का होता है, लगभग वायु का होता है। निर्वात का 1 होता है और वायु का 1.05 होता है। निर्वात का 1 और वायु का 1.05, तो कोई अंतर नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूं निर्वात या वायु का अपवर्तनांक ये आपसे पूछ ले, और इसको हम डिनोट करेंगे एन ऑफ क्या, एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर ही कर दो। अगला मैं अगर बात करूं, मैं आपसे कहूं जल का अपवर्तनांक, और ये काय के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, काय के सापेक्ष बेटा जी, वायु के सापेक्ष, यानी मैं कहूंगा एन ऑफ क्या, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये कितना होता है जी? मैं आपसे कह दूं कांच का अपवर्तनांक, काय का जी, कांच का अपवर्तनांक काय के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। आपको सिर्फ और सिर्फ काय के सापेक्ष याद होने चाहिए, वायु के सापेक्ष ही याद होने चाहिए। तो वायु के सापेक्ष मैं कहूंगा एन ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना होता है। आपसे कोई कहे कांच का हो गया, एक पूछ लेता है हीरे का अपवर्तनांक और काय के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, यानी मैं आप लोगों से कहूंगा एन ऑफ, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी, एन ऑफ डायमंड डी विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये कितना होता है? आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो इतना आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए। ये मैंने कितने 4 है ना, इन चारों के मान आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए, और ये सबके सब काय के सापेक्ष हैं, ये सबके सब वायु या निर्वात के सापेक्ष हैं। वायु या काय के सापेक्ष है बेटा, निर्वात के सापेक्ष। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल, तो मैं कहूंगा वायु का या आपका कौन सा बेटा जी, निर्वात का कितना होता है, 1 होता है। मैं अगर कहूं जल का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.33, कितना होता है, 1.33 होता है। कितना होता है बेटा जी, 1.33। आपसे पूछे कांच का कितना होता है, आप कहेंगे 1.51। कितना होता है, 1.51 या 1.50 भी कहीं कहीं आपको दिखाई देगा। आपसे पूछे हीरे का, तो आप कहेंगे 2.51 या फिर 2.50, ये आपको कहीं पे दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये अपवर्तनांक हम लोगों को याद होने ही होने। अब बात ये आती है
कि सर जी कंडीशन ऐसी हो जाए, कंडीशन कैसी हो जाए, कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमें दे रखा है मान लो कांच का दे रखा है वायु के सापेक्ष, और एक दे रखा है जल का दे रखा है वायु के सापेक्ष। आपसे कहे कि कांच का जल के सापेक्ष कितना होगा, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, फिर क्या करेंगे? आ रही है कि नहीं बात समझ में, क्लियर है कि नहीं? तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर उसके लिए हमें स्नेल का नियम दोबारा से फिर देखना पड़ेगा, और उस आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि किस पदार्थ का किस पदार्थ के सापेक्ष हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो मैं यहां से कह दूंगा, क्या कह दूंगा, मैं अगला टॉपिक एक ले लूंगा यहां से, और मैं कह दूंगा प्रकाशिक किरणों, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, प्रकाशिक किरणों, प्रकाशिक किरणों की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता, प्रकाशिक किरणों की उत्क्रमणीयता की अगर बात कर दे तो उत्क्रमणीयता का अर्थ भी क्या हो जाता है जी, यहीं से तो निकल के आता है कि किस पदार्थ का किस पदार्थ के सापेक्ष किस प्रकार से अपवर्तनांक निकालना है, वो यहीं से आता है। देखिए कैसे आता है, देखिए बेटा जी कैसे आता है। देखो मैं यहां से अगर देखूं, मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि मान लो मेरे पास दो माध्यम है, मेरे पास कितने माध्यम है, दो माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक कितना है बेटा जी, n1 है, और इसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या बेटा जी, यहां से एक प्रकाशिक किरण आई इस प्रकार से, ठीक है, और ये प्रकाशिक किरण जाने से पहले ऐसे अभिलंब से इस प्रकार से टकराई, इस प्रकार से अभिलंब से टकराई, और अभिलंब से टकराने के बाद में ये प्रकाशिक किरण, ये प्रकाशिक किरण क्या हो गई बेटा, इस प्रकार से निकल गई, मान लो ऐसे करके निकल गई, ऐसे निकल गई, मान लो ऐसे करके निकल गई, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये आई हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, एक आई हो जाएगा और दूसरा आर हो जाएगा। अब यहां से अगर देखूं तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कंडीशन पहली है और ये कंडीशन दूसरी है, और इन कंडीशनों को अगर मैं देखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा बेटा जी, क्या कह दूंगा, देखिए देखिए मैं क्या कहूंगा इन कंडीशनों को, मैं इन कंडीशनों को कहूंगा, मैं कहूं प्रथम, प्रथम मैं यहां से क्या करूं, प्रथम कंडीशन में या प्रथम स्थिति में, कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रथम स्थिति में, और प्रथम स्थिति में मैं क्या लगा दूं बेटा, स्नेल का नियम लगा दूं। तो प्रथम स्थिति में स्नेल का नियम अगर मैं लगाऊंगा तो क्या निकल के आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी n2, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1n2, या फिर इसी को बोलेंगे n2 अपॉन n1। ये हो जाएगा पहला केस, क्या हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा। अगर मैं देखूं द्वितीय स्थिति में, कौन सी बेटा जी, द्वितीय स्थिति में, कौन सी स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, द्वितीय स्थिति, और द्वितीय स्थिति कौन सी देख रहा हूं, द्वितीय स्थिति देख रहा हूं कि जब प्रकाशिक किरण, भाई पहली कंडीशन तो विरल से सघन में जा रही है, अब दूसरी में इधर से वापस भेज रहा हूं, तो मैं अगर कहूं द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में, और द्वितीय स्थिति में क्या होगा, द्वितीय स्थिति में बेटा जी ये निकल के आएगा साइन आर, भाई अब की बार एंगल चेंज हो गया कि नहीं, अपॉन साइन आई बराबर में हो जाएगा एन, यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा अपने पास, पीछे हो जाएगा 1 और आगे हो जाएगा 2, यानी मैं कह सकता हूं n1 अपॉन n2,
और ये हो जाएगा केस नंबर सेकंड। केस नंबर क्या हो जाएगा बेटा जी? सेकंड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? मैं यहां से क्या कर दूं बेटा, मैं यहां से कह दूं कि समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो। समीकरण फर्स्ट इंटू में समीकरण सेकंड, 1 और 2 का गुणा करो, क्या निकल के आएगा? देखो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू में साइन आर अपॉन क्या हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा, बराबर में आएगा सर जी 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 2n1। देखिए साइन आई से साइन आई गया, साइन आर से साइन आर गया, यहां निकल के आया 1n2 इज इक्वल टू कितना भाई? 1n2 यही रखा, इसको इधर ले जाऊं 1 अपॉन 2n1 2n1 निकल के आया। और यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं? यहीं से बेटा जी हम निकाल सकते हैं अपना कौन सा फॉर्मूला लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे बेटा जी? फॉर्मूला यहीं से हम अपना क्लियर करें। कैसे करेंगे जी? कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे बेटा कि मान लो आपको अपवर्तनांक कोई दे रखा है और दूसरा अपवर्तनांक पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड करके, जैसे मान लो आपको दे रखा है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं? एक एग्जांपल ले लेता हूं, यही बता देता हूं आपको। देखिए आपको दे रखा है एन ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, और ये दे रखा है आप लोगों को, ये दे रखा है मान लो दे रखा मान क्या लें 1.33 होता है, और एन ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर ये दे रखा है आपको 1.50। क्या दे रखा है बेटा? 1.50 ये दे रखा है। आपसे कह रहा है एन ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एन ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इसको कर सकते हो एन ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई एन ऑफ वाटर, और दोनों के दोनों रेस्पेक्ट टू क्या होने चाहिए? एयर। देख लो निकल के आ गया कि नहीं? हमेशा ध्यान रखें पीछे वाला बट्टे में आगे वाला, पीछे वाला ऊपर आगे वाला नीचे, तो क्या निकल के आएगा? ये आएगा साहब 1.50 1.50 बट्टे में 1.33, और इस प्रकार से आप किसी भी माध्यम को चेंज कर दूसरे माध्यम को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी? क्लियर है यहां तक? चलिए तो ये हो गया बेटा आपका यहां तक क्लियर। अब हम बात करें, तो हम बात कर रहे होंगे बेटा, आज तो नहीं कर रहे हैं, समय संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तो आज टॉपिक को यहीं पर विराम करेंगे। कल हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, और आगे हम कल बात कर रहे होंगे लेंसों के बारे में। क्या के बारे में बात कर रहे होंगे बेटा जी? लेंसों के बारे में बात कर रहे होंगे, किस प्रकार से लेंस होते हैं और किस प्रकार से लेंस परिघटनाएं प्रस्तुत करती है। तो लेंसों की परिघटनाएं देखेंगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की बात करेंगे, और उसके बाद में बात कर रहे होंगे हम काय के बारे में? प्रिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे। प्रिज्म को समाप्त करने के बाद में अगला अपना चैप्टर आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, हरी बात समझ में? तो लगभग 2 से 3 क्लास में हम क्या कर रहे होंगे? इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।